अच्छा चलिए, 2 मिनट बचा है अपने पास। मैं आपसे एक पूछता हूं, पूछूं? एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है, नहीं फिल इन द ब्लैंक करना है। उसकी एक्सप्लेनेशन शायद हम, टाइम कम है तो कर पाए ना कर पाए, 1 मिनट ही बचा है। फिर भी 1 मिनट में भी एक फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। बिजनेस हैविंग सेपरेट सेपरेट आगे, बिजनेस हैविंग सेपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स, बिजनेस हैविंग सेपरेट, फिर से बोलो, बिजनेस हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। क्या आपको बस यही पता है कि बिजनेस की अपने, जो बिजनेस का ऑनर है उससे उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी? यही बोल रहे हैं ना आप? यही बोल रहे हैं ना आप? तो गलत बोल रहे हैं, आप सही नहीं बोल रहे। जाकर बुक्स में पढ़िएगा और कल मुझे बताइएगा कि क्या आप सही है गलत। इस सेंटेंस में कुछ न कुछ गलती है। फिर से सुनिएगा, बिजनेस हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। इस सेंटेंस में एक मुझे तो मिस्टेक दिखाई देती है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रही। तो क्या मिस्टेक है वो मुझे कल बताइएगा। है मिस्टेक? आप कहेंगे सर हमने यही पढ़ा है। आपने पढ़ा सही है पर आप बोल गलत रहे हैं। या फिर से एक बार जाकर देखिए कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। अपनी 11th 12th कहाँ लिखा है? 11th में लिखा मिलेगा। क्या आपके 11th का जब अकाउंट स्टार्ट हुआ था तब सबसे पहले आपको यही बताया गया था? तो उसको फिर से जाके एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है बेटा? चलो क्या हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं आया तो अपन थोड़ा वेट करेंगे। अपन तो 9:31 हो गया है, स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल स्टार्ट कर दो। और चलिए मीटिंग स्टार्ट तो करो। जो बच्चे आएंगे हम उनके साथ पढ़ाई शुरू करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे ना फेस टू फेस के लिए ना ऑनलाइन के लिए। ओके, तो बेटा अब हम, आप भी रेडी हैं और ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो भी रेडी है और मैं भी, तो मैं तो रेडी हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड लेक्चर और चैप्टर है प्री एंड पोस्ट। बेटा हमने कल डिस्कस किया था ये स्पेशल सिचुएशन जो हमने कल देखी थी कि क्या होता है। होता ये है कि बिजनेस कंपनी, जो कंपनी तो बनी है, मान लो डेट में एग्जांपल लूं 1 जून 2019 को, इस डेट को कंपनी बनी। ये है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस दिन कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। जनरली क्या होता है, सब कुछ कंपनी के बनने के बाद होता है। कंपनी बनती है, फिर बिजनेस कैपिटल आती है, उससे फंड्स मतलब आते हैं, उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट होती है। जनरली तो सब कुछ कंपनी बनाए जाने के बाद शुरू होता है, लेकिन रेयर केस में कंपनी बनने के पहले ही कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के लिए कंपनी के प्रमोटर ने बिजनेस खरीद लिया। मान लो 1 मई 2019 से ये है डेटा बिजनेस परचेज, इस दिन बिजनेस खरीद लिया। तो ये जो टाइम पीरियड है, मई और सिर्फ मई मंथ, 1 महीना ना, ये ओनली 1 मंथ, मई मंथ। ये मंथ का जो नेट प्रॉफिट है ये कहा जाएगा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। क्या हुआ ऑनलाइन वाले बच्चे आ रहे हैं? अभी एक भी नहीं आया? नहीं नहीं आ गए। तो बेटा ये 1 महीने का प्रॉफिट क्या कहा जाएगा? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और ये प्रॉफिट के लिए क्या रूल है कंपनी एक्ट का कि ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है, और रीजन हम कल देख चुके। तो हमें ये प्रॉफिट अलग फाइंड आउट करना है, और इसके बाद का प्रॉफिट यानी ये है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये प्रॉफिट अलग से फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे किया जाए, हमने इसी के लिए ये चैप्टर स्टार्ट किया है। इस चैप्टर में बस यही है कि आपको प्री और पोस्ट का प्रॉफिट अलग अलग फाइंड आउट करना है। तो हमने कल प्रोसीजर समझ ली थी बेटा। हमने कल क्या समझा था कि ट्रेडिंग जो बनता है ना, ट्रेडिंग
ट्रेडिंग जो बनता है वो प्री का और पोस्ट का अलग अलग बनता है या जनरली कंबाइंड बनता है? ये बेटा जनरली कंबाइंड बनता है, ये कंबाइंड बनता है। इसमें आप निकालते हैं जीपी कंबाइंड, प्री और पोस्ट का कंबाइंड। लेकिन जब पीएनएल बनता है ना, तो आपको इस पीएनएल को अलग अलग करना पड़ता है। उसके लिए मैंने रफली बताया था आपको, ये प्री पीरियड है, ये पोस्ट पीरियड है, ये प्री पीरियड है, ये पोस्ट पीरियड है। इस जीपी को हम क्या करेंगे, प्री पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्सपेंसेस को भी हम क्या करेंगे, प्री पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें नेट प्रॉफिट भी मिलेगा, प्री का अलग, पोस्ट का अलग। बस यही हमारा चैप्टर है। बस ये कैसे करना, ये सीखना है। और उसके लिए हमने स्टार्ट किया था कुछ समझना। नंबर 1 हमने देखा था कई सारे एक्सपेंसेस मंथ वाइज इनकर होते हैं, टाइम पीरियड वाइज इनकर होते हैं, पीरियड वाइज इनकर होते हैं। उसका टर्नओवर से या सेल से कोई कनेक्शन नहीं होता। नंबर 1 हम एग्जाम्पल लिया था रेंट। मकान मालिक को जो किराया दिया जाता है वो टर्नओवर देखकर कम ज्यादा होता है या मंथ वाइज देना पड़ता है? मंथ वाइज देना पड़ता है। एक महीने का किराया इतना है, दुकान महीने भर बंद भी रही हो, सेल 0 हुई हो, तो भी आपको रेंट उतना ही देना पड़ेगा। और यदि दुकान बहुत चली हो, सीजन हो, दिन रात दुकान चली हो, अच्छी सेल हुई हो, सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों की भीड़ रही हो, सेल खासी हुई हो, अच्छी खासी टर्नओवर, हाई टर्नओवर हुआ, तब भी रेंट वही रहेगा। इसका मतलब रेंट का कनेक्शन टाइम से है, न कि टर्नओवर से। करेक्ट। लेकिन सेल्समैन कमीशन जैसे हमने कल बात की थी, आपके ही किसी फ्रेंड ने दोनों एग्जांपल दिए थे। कमीशन, सेल्स कमीशन, सेल ज्यादा कमीशन ज्यादा, सेल कम कमीशन कम, सेल 0 कमीशन 0। कमीशन कैसा होता है ना, 2% ऑफ टर्नओवर, 0.5% ऑफ टर्नओवर वगैरह। तो सेल्समैन को बोल रखा है भाई सेल बढ़ाने के लिए तू एक आइटम बेचेगा तो तुझे 10 रुपए देंगे, हर आइटम में तुझे 10 रुपए बेचेंगे। तो अब सेल्समैन क्या करेगा, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा आइटम अधिक से अधिक बिके। तो उसे 10 रुपये पर आइटम सोल्ड कमीशन देंगे। एक आइटम बिका 10 रुपया, 2 आइटम बिका 20 रुपीज, 3 आइटम बिके 30 रुपीज, मतलब वो टर्नओवर बेस्ड हो गया। तो टाइम बेस्ड नहीं है, वो टर्नओवर बेस्ड है। तो ये हो गया एक्सपेंसेस का ऐसा एग्जाम्पल जो टर्नओवर बेस्ड है। तो अब देखिए, हमने कल बेसिक किसका देखा था, हमने कल बेसिक देखा था टर्नओवर रेशो कैसे निकाला जाए। क्या हमने उसके 2-3 एग्जांपल देख लिए थे? क्या वो आपको क्लियर थे? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर का हमने ले लिया इंट्रोडक्शन, और मैं सोच रहा हूं कि हम एक काम करें, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन कर लें कि चैप्टर क्या है, उसमें क्या करना है, उसका एक एग्जाम्पल। बेटा एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ इजी, मेरी प्रैक्टिस है कि मैं बुकिश एग्जाम्पल नहीं लेता। बुक में भी एग्जाम्पल बहुत इजी वाले मिल जाते हैं, पर मैं अपने एग्जाम्पल खुद बनाता हूँ। तो आई थिंक ये बेटर होगा कि आप एग्जाम्पल को नोट कर लें। तो एग्जाम्पल नोट करें, हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। अब बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा सा लेट आए क्या आप लोग? हाँ बेटा शुरू करें, चलो आप भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो हम यहाँ लिख रहे हैं एक एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हम लिखते हैं डेट ऑफ बिजनेस परचेज, डेट ऑफ बिजनेस परचेज, जिस दिन बिजनेस खरीद लिया गया वो डेट में लिखता हूं 1 अप्रैल 2018। कंपनी के बिहाफ पर कंपनी के लिए 1 अप्रैल को बिजनेस खरीद लिया गया। बेटा लिंक नहीं है, ये समझ सकता है? आपके सारे बच्चे 8 तो हो चुके हैं अभी, अच्छा लेट हो गया था, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये है अप्रैल के बाद 1 अप्रैल के बाद 1 मई, 1 जून। कितने महीने रख लें हम प्री में? प्री में कितने महीने रख लें? 3 महीने। चलो आपकी आज्ञा से रखो, पर अप्रैल मई और जून, 1 अप्रैल मई जून 3 महीना गया। 1 जुलाई
18 को हुआ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन होने में 3 मंथ लग गए। बिजनेस खरीदने के बाद 3 महीने बिजनेस चलता रहा, प्रमोटर चलाता रहा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, बिजनेस चलता रहा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, लेकिन कंपनी उस दिन तक नहीं थी, डायरेक्टर नहीं थे। उसके बाद ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग ईयर एंड 31 मार्च 2019, ये हो गया एक टाइम पीरियड को लेकर के डेटा। अब यहाँ पर अब लिखेंगे सेल्स इन अप्रैल जुलाई एंड दिसंबर वर या मैं एक काम करूं, कुछ अच्छा एग्जाम्पल बनाऊं सेल का, ये तो कल ले चुका हूं ना मैं। आप आप कटिंग वटिंग कर लोगे? देखो मैंने जैसे काट दिया, चलेगा? कुछ अच्छा बनाने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए ऐसी कटिंग फिटिंग तो होती है। सेल्स इंक्रीज बाय 2/3 फ्रॉम 1 नवंबर 2018। 1 नवंबर 2018 से सेल 2/3 से बढ़ गई। सेल्स इंक्रीज बाय 2/3 फ्रॉम 1 नवंबर, यानी सेल जितनी पर मंथ होती थी बिफोर नवंबर, पर मंथ जो होती थी बिफोर नवंबर, अब नवंबर से क्या हो गई? 2/3 से बढ़ गई। इससे हमें निकालना होगा सेल्स रेशियो। अभी जल्दी नहीं है, अभी तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम क्वेश्चन पूरा साथ में करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें जीपी दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है रुपीज 6 लाख, 6 लाख का जीपी गिवन है। अब यहाँ पर सैलरी गिवन है, सैलरी गिवन है रुपीज 90,000, और यहाँ पर दिया हुआ है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग रुपीज 30,000, और फिर लिखा है पैकिंग फॉरवर्डिंग के बाद लिखा है डायरेक्टर्स रेमुनरेशन रुपीज 25,000, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रुपीज 48,000। बेटा सभी बच्चे इसको नोट करते जाएं, और और हम लेते हैं एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस रुपीज 24,000, ये भी हो गया। और हम और एक्सपेंस ले लेते हैं, रेंट रुपीज 180, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही बहुत है। तो करना क्या है? फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्री
एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, हमें प्री और पोस्ट का प्रॉफिट सेपरेटली फाइंड आउट करना है। जो स्टूडेंट लेट है ना, वो अभी सिर्फ क्वेश्चन को देख लें, वहां से क्लिक तो कर नहीं पाएंगे, अदरवाइज लिखने में टाइम लग जाएगा। बेटा आप सिर्फ फिर समझने में ध्यान दें या फिर क्लिक कर लें और इसको समझें। देखिए बेटा, क्वेश्चन में हमें प्री और पोस्ट का प्रॉफिट अलग अलग फाइंड आउट करना है। उसका एक इजी एग्जांपल है, और इस चैप्टर में बहुत टफ क्वेश्चन आता ही नहीं। हम थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन एक लेवल पर जाके अटक जाएंगे, उसके बाद लेवल इसमें है ही नहीं। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट चैप्टर के रूप में लिया है। आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करें, व्हाट्सएप पर, कैसे भी। तो ठीक है बेटा, तो हमें डेट दी है, तो अप्रैल, असेट परचेस कुछ दिया हुआ नहीं है। अप्रैल, मई और जून 3 महीने क्या है बेटा? अप्रैल, मई और जून क्या है? प्री पीरियड। एंड जुलाई से लेके मार्च, तो प्री में कितने मंथ? 3 मंथ। और पोस्ट में कितने मंथ? 9 मंथ। तो रेशियो क्या बेटा? 3 मंथ अ वीक, अनवीक। फटाफट आंसर आ रहा है इधर भी, 1:3 हमारा टाइम रेशियो हो गया। हमें अब देखिए बेटा, हमें एक तो मिल गया टाइम रेशियो। हर क्वेश्चन में लगभग हर क्वेश्चन में हमें टाइम रेशियो निकालना ही पड़ेगा, और एक रेशियो और निकालना पड़ेगा, वो होगा सेल्स रेशियो। सैलरी क्योंकि टाइम पर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसे टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, ये हमने नई चीज देखी आज। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग के लिए किस रेशियो को अप्लाई किया जाए आज? इधर इनमें लिखने में लोग लेट हो गए हैं। पैकिंग फॉरवर्डिंग, नो, अच्छा, अदिति और श्रेया, सेल्स रेशियो करेक्ट है क्या? पैकिंग एंड पैक करके फॉरवर्ड करना, पैक करके फॉरवर्ड करना। आज एक बिजनेसमैन किसी प्रोडक्ट को पैक और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड किसको करते हैं? फॉरवर्ड मतलब किसी कस्टमर को भेजना, कहीं भेजना। भेजते कभी माल को, जब गुड्स बिक जाता है तभी तो बाहर जाता है वो, उसके पहले बाहर क्यों जाएगा? और ज्यादा सेल होगी तो पैकिंग, पैकिंग भी कब करते हैं किसी प्रोडक्ट की? जब वो बिक जाता है। और एक्चुअल में तो यहाँ पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग वर्ड साथ में है, इसलिए ये सेल से कनेक्टेड है। पैकिंग एंड, सिर्फ पैकिंग होता तो पैकिंग तो कभी भी होती है, माल खरीदने के बाद भी पैकिंग होती है, बेचने के पहले भी पैकिंग होती है, पर पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग लिखा है। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, इसका मतलब पैक करके फॉरवर्ड करना, मतलब पैक करके भेजना। तो पैक करके कब भेजते हैं? बिक जाता है तब। अच्छा, ये ज्यादा सेल होगी तो पैक करके फॉरवर्ड करने का एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, तो उसका खर्चा भी ज्यादा होगा। सेल नहीं होगी तो ना पैकिंग होगी ना फॉरवर्डिंग होगी, इसका मतलब ये सेल्स बेस्ड एक्सपेंसेस है, तो इसे हमें सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्या ये आपको 100% लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगला एग्जाम्पल, डायरेक्टर रिम्यूनरेशन तो कल आपने बता ही दिया, ये डायरेक्टली पोस्ट में जाएगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे लगता है पता ना? 10% पर एनम, 20% पर एनम। तो 3 महीने का इतना, 2 महीने का इतना, 8 महीने का इतना। तो डेप्रिसिएशन टर्नओवर देखकर लगाया जाता है असेट का। असेट का जो डेप्रिसिएशन है वो टर्नओवर देखकर लगता है या मंथ देखकर? तो डेप्रिसिएशन का कनेक्शन हमेशा टाइम से होता है, ना कि सेल से। यस, तो बेटा हम इस डेप्रिसिएशन को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इधर अब फटाफट जवाब आना शुरू हुए हैं, इधर से ओनली से। हाँ, अगला है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, इसका कनेक्शन सेल से है या टाइम से? इन जनरल, एक्सेप्शनल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल इसका कनेक्शन सेल से होता है। इसमें कुछ बच्चे कभी कभी आर्ग्यू करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, पर सही तो यही है कि इन जनरल एडवर्टीजमेंट का कनेक्शन टर्नओवर से ज्यादा होता है। कोल्ड ड्रिंक्स के एड एडवर्टीजमेंट टीवी पर कब ज्यादा आते हैं? समर में या विंटर में? और देखिए, आते तो आजकल साल भर ही कोल्ड ड्रिंक। आप जैसे बच्चे जो हैं आजकल के, वो कोल्ड ड्रिंक का कोई सीजन नहीं होता, तो बेटा आप लोग तो शायद विंटर में भी पीते होंगे। मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, विंटर में भी पीते होंगे। ये देखो बॉयज की आवाज है कि हाँ बेटा आप तो मुझे पता है पीते ही हैं। मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, क्या विंटर में पीते हैं? पर कम। अच्छा, टीवी पे ज्यादा कब आते हैं?
और बता उस कोल्ड ड्रिंक कंपनी की सेल कब ज़्यादा होती है? समर में ज़्यादा और विंटर में कम, तो उसके एडवर्टीजमेंट भी समर में ज़्यादा, विंटर में कम। आइसक्रीम के एडवर्टीजमेंट, कौन सी आइसक्रीम फेमस है? वाडीलाल। वाडीलाल के अलावा कौन कौन सी और है? टॉप एंड टाउन, वो तो लोकल है। अमूल की आती, अच्छा उसका एड कब ज़्यादा आता है? बार बार आता है ना, समर में बार, उसकी सेल भी, तो इसका मतलब टर्नओवर से कनेक्टेड होता है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये क्रीम बेल नाम आ रहा है, देखो क्रीम बेल किसी ने बोला था कि है क्या कोई फेमस ब्रांड? क्रीम बेल कोई होती क्या आइसक्रीम? बेटा आपको पढ़ाने की वजह से हमारे गले हमेशा सेंसिटिव होते हैं, तो हम आइसक्रीम बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं कि ब्रांड कौन कौन से होते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड आ गए बच्चों के। तो बेटा बस बस बस, कोई मैं आइसक्रीम की दुकान थोड़ा खोल ली जो इतने ब्रांड बता रहे हो बेटा। और वैसे भी मुझे देख देख कर बड़ा लालच आता है, क्या बोलते हैं कि बड़ा वो होता है कि देखो आइसक्रीम इतनी सारी दुनिया में बनी और हम खा ही नहीं पाते। तो बेटा हम आइसक्रीम खूब खाएंगे, जब जिस दिन पढ़ाना बंद करेंगे ना, उस दिन मैंने सोच लिया कि खाने की जगह आइसक्रीम ही खाऊंगा मैं तो। पर जब तक आपको पढ़ा रहा हूँ तब तक मुझे थोड़ा डर रहता है कि कहीं गला खराब ना हो जाए। अच्छा कई बच्चे गूगल सर्च पे खोज रहे हैं, ठीक है। रेंट, टाइम, डेफिनेटली टाइम। बेटा अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, उसका एक प्रेजेंटेशन हो जाए। अच्छा, क्या आपने 12th में या कभी कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखा है? P&L और बैलेंस शीट का? तो अभी हमारे ज़्यादा काम का P&L का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का तो अभी नहीं, क्योंकि हम बना रहे हैं P&L। तो क्या आपको P&L का फॉर्मेट पता है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसा बनता है? वर्टिकल बनता है, क्या आपको याद है? उससे हमें थोड़ा फॉलो कर लेना है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं करते, मॉडल भी ज़्यादा फॉलो नहीं करता, फिर भी हम देखते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाँ वर्टिकल पता है, विदुषी क्या है? वंशिका गोयल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर टाइम रेशो, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशो। टाइम रेशो निकाला बेटा, यहां पर प्री और यहां पर पोस्ट। बेटा यहां पर लिखे नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स। यहां पर प्री में है अप्रैल मई जून, है ना? जुलाई से तो कंपनी बन गई, तो यहां पर प्री में रहे 3 मंथ और पोस्ट में रहे 9 मंथ। हम मंथ काउंट कर सकते हैं और उसके बाद ये रेशियो लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए तो रेशियो आ गया 1:3। यस, हाँ ठीक है बेटा, आपका ऑनलाइन पर सभी का रेशियो हम इसके वर्किंग नंबर 2 बनाते हैं। अब ये बताइए कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो इधर ऑनलाइन में एक बच्चे का आ रहा है 1:4, मुझे पता नहीं गलत सही का, मुझे पता नहीं आपका क्या आ रहा है। ओके मैं अभी ये रिप्लाई आपका इधर ऑनलाइन में नहीं दे रहा हूं, ताकि कहीं इधर आपका इन्फॉर्मेशन कहीं इधर लीक ना हो जाए। देखते हैं ये क्या करते हैं। ओके, दर्शन जैन ने बताया 9:37, 9:37। दर्शन जैन का आंसर आया है 9:37, और विपुल का भी 9:37। ओके, आपका नाम क्या है? प्रियांशु, आपका रेशियो भी 9:37 है। सबसे पहले आपने बताया क्या? अच्छा वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड, ठीक है बेटा। ये रेशियो निकालना थोड़ा सा एक अच्छा, मतलब मैं इसको बच्चों को क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि सेल्स रेशियो निकालने में बस इससे ऊपर कोई क्वेश्चन जनरली है नहीं। सेल्स रेशियो निकालने के लिए इससे टफ चीजें है नहीं जो मैंने बता दी आपको बस। और हमारे यहाँ पर महक, दिव्यांशी, बेटा इनको नाम देना जरूरी है, घर में अकेले बैठे बैठे बोर होते रहते हैं। वेदांग और अनविक, विपुल, अब तो सभी का 9:37 आने से लगा सबके। चलो क्या आपका भी 9:37 आया है? अच्छा किस किस का नहीं आया, किसने ट्राई किया और नहीं आया? वेरी, ऐसे ईमानदार बच्चे भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बोलने वाले, स्पष्टवादी कि नहीं आया तो नहीं आया बेटा।
सीख रहे हैं ना हम। तो इधर भी कई बच्चों का नहीं आया, ठीक है बेटा। तो अब देखिए, मैं इधर लिखता हूं, इधर तरीका थोड़ा सा बहुत डिफरेंट तो नहीं, पर यदि हम सारे मंथ लिखें तो भी चलेगा, ना लिखे तो भी चलेगा। मैं क्योंकि प्रैक्टिस मेरी है, इधर मैंने लिखा अप्रैल, मई, जून, ये प्री में है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये है पूरे 12 मंथ्स। क्वेश्चन में कहा गया है इस नवंबर मंथ से सेल 2/3 से बढ़ गई है। यहां से सेल 2/3 से बढ़ गई है नवंबर से। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बिजनेस में अप रहा, अपवर्ड ट्रेंड रहा, बिजनेस की सेल बढ़ गई नवंबर से, फ्रॉम 1 नवंबर। नवंबर बोला मतलब 1 नवंबर हो गया। तो अब मैं इधर सेल्स पर मंथ क्या अज्यूम करूं, इधर पिछले महीनों में आप 1 कहेंगे तो मैं 1 भी करूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब मैं इधर 1 लूंगा, तो नवंबर में 1 का 2/3, 1 का 2/3 पॉइंट, इतने से सेल बढ़ गई। नवंबर मंथ से सेल बढ़ गई है, मतलब ये 1 रुपीज की सेल यदि पर मंथ थी, इधर नवंबर के पहले सेल 1 रुपीज पर मंथ थी, तो नवंबर से सेल 2/3 से बढ़ गई है, तो 1 रुपीज का 2/3 मतलब 0.67, तो सेल 1.66667 हो गई। यदि पहले 1 रुपीज थी तो नवंबर से 1.667 पर मंथ हो गई। रेशो में फ्रैक्शन थोड़ा तकलीफ देता है, तो आप कहे तो मैं 1 लेकर भी क्वेश्चन कर सकता हूं, पर बेहतर होगा कि हम 1 की जगह एज्यूम क्या कर लें, 1 की जगह 2 रुपीज कर लें कि 3 रुपीज कर लें। 3 रुपीज कर लेंगे तो रेशियो राउंड में आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए हम अपने कंफर्ट के लिए, इजी करने के लिए, मैंने सेल्स पर मंथ 1 रुपीज की जगह 3 रुपीज एज्यूम कर ली। आप 1 भी कर सकते हो, आप 1 करोगे तो भी गलत नहीं होगा, वो भी सही आएगा। तो मैंने यहाँ एज्यूम की सेल्स पर मंथ 3 है, यहाँ भी 3 थी, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पर सेल मैंने पर मंथ 3 रुपीज एज्यूम की है। अब 3 रुपीज का 2/3, 3 रुपीज का 2/3 यानी 2 रुपीज से सेल बढ़ गई। 2 रुपीज से सेल बढ़कर अब यदि पहले 3 रुपीज पर मंथ हो रही थी, तो अब पर मंथ कितनी होगी। यस, हाँ बेटा वंशु, तो यहां पर 5 रुपीज पर मंथ हो गई। 3 रुपीज प्लस 2 रुपीज, 2 रुपीज से बढ़ गई ना, 2 रुपीज नहीं हुई, 2/3 से बढ़ गई, यानी 2 रुपीज से सेल बढ़कर 5 रुपीज पर मंथ हो गई। इसलिए अब देखो रेशो क्या आता है, इधर 9 रुपीज फ्री में सेल है, तो पोस्ट में 20, पोस्ट में 37 है। ये बड़ा और रेशो आ गया है, पर ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन है वो तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये रहा क्वेश्चन का टर्नओवर रेशो, सेल्स रेशो। तो हमने अपने कंफर्ट के लिए रेशो मतलब सेल पर मंथ 1 रुपीज एज्यूम कर ली। आप कहते कि सॉरी 3 रुपीज एज्यूम कर ली, क्योंकि 3 रुपीज पर 2/3 लगाना आसान था। मैं 1 रुपीज से भी करूंगा तो भी आंसर ये आएगा। कोई बोले नहीं सर हमें तो इससे 3 से, आपने तो 1 रुपीज बताया था कल, तो बेटा ठीक है, इधर इधर में 1 यहाँ लेता हूँ, तो यहाँ पर भी 1.667 करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा हर जगह पे। और इसका भी टोटल करोगे तो इधर 3 आएगा, और इधर कुछ फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में 12.3333 आया। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, हम चाहते कि रेशो को फ्रैक्शन में न लिखा जाए बल्कि राउंड में लिखा जाए, तो क्या दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें तो राउंड में आ जाएगा क्या, क्या 2 से मल्टीप्लाई करें तो राउंड में आएगा क्या। तो फिर क्या करूं, कितने से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय इक्वल अमाउंट। 2 से मल्टीप्लाई करूँ या 3 से करूँ, यस 3 से करूँ, 3 से करूंगा तो यहाँ क्या आ गया 9, और यहाँ 37, वही आएगा। आप कोई दिक्कत नहीं, 1 से भी करो, आंसर तो वही आना है। पर स्मार्टनेस उसी में है कि हम इजी रेशो ले, तो हमने 1 रुपीज की जगह 3 रुपीज ले लिया पर मंथ, उससे हमारा रेशो आसान हो गया। तो ये रहा हमारा टर्नओवर रेशो 9:37। ठीक है बेटा, मैंने फ्रैक्शन में लेके भी बता दिया।
तो 5:3 तो आने का सवाल ही नहीं उठता, मैंने बता दिया फ्रैक्शन लेकर भी, ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ये तो हमारे वर्किंग नोट खत्म। अब हमें जीपी गिवन है, और जीपी गिवन है तो हमें कंबाइंड ट्रेडिंग बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब एक बात करना तो भूल ही गए, एक बात करना भूल गए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जीपी जो हमें गिवन है ₹6 लाख, हमारा जीपी जो गिवन है 6 लाख, एक हमारा टाइम रेशो है 1:3, ये है टाइम रेशो, मतलब इधर 3 मंथ है, इधर 9 मंथ है, ये टाइम रेशो है। सेल्स रेशो है 9:37। अब जो 6 लाख रुपीज का जीपी है, इसे किस रेशियो में प्री और किस रेशियो में प्री पोस्ट में बांटा जाए? ग्रॉस प्रॉफिट का कनेक्शन मंथ वाइज होता है या सेल? यस, सेल सेल सेल्स। यस बेटा, ऑनलाइन में भी आंसर वही है, सेल्स रेशियो। बेटा मंथ वाइज तो जीपी कभी होता ही नहीं ना, मंथ से सेल का कनेक्शन नहीं, और सेल ज्यादा होने पर जीपी ज्यादा होगा और सेल कम होने पर जीपी कम होगा। तो हमें इस जीपी को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? सेल रेशियो में। क्या ये आपको 100% क्लियर है? सेल ज्यादा होने पर जीपी भी ज्यादा होगा। आपका जीपी का परसेंट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन, जब आप जीपी रेशियो निकालते हो, जीपी परसेंट निकालते हो, तो ग्रॉस प्रॉफिट को किससे कनेक्ट करते हो? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल। उससे आता है 20%, 30%, 40% आता है ना, तो वो क्या हो गया? जीपी रेशियो होता है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट का कनेक्शन सेल का 20%, यानी हर 100 रुपए पर 20 रुपया सेल होती है। सेल ज्यादा तो जीपी ज्यादा, सेल कम तो जीपी कम, यानी सेल ग्रॉस प्रॉफिट का कनेक्शन क्योंकि सेल से होता है, इसलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बस अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें ट्रेडिंग बनाने की जरूरत नहीं, तो हमें सीधे स्टार्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस से। अब बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? पहले बनता था पीएनएल अकाउंट, अब बनता है कंपनीज एक्ट 2013 की शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट गिवन है, उस फॉर्मेट में आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है तो वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में है। क्या नाम है उसका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसको लेकर भी मुझे पता है आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है। आप अकाउंटिंग को लेकर के, आप आपकी एंट्री को लेकर के आपको कुछ, अब वही है कि हम कई सारी चीज़ें सोचते हैं कि आपकी पुरानी चीज़ों को हम रेक्टिफाई करें, कुछ नई सोच से करने पर हमारे पास टाइम की कमी है, और जनरली स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी कम होता है। अरे यार सर, पुरानी बातों को क्या मतलब है, आप तो नया पढ़ाओ सर। क्या हम जो गया वो गया, अब क्या मतलब है, हमें लॉजिक क्लियर था या नहीं था, हमारी एंट्री क्लियर थी नहीं थी, सर आप तो चैप्टर पे आओ, ऐसा बच्चों का व्यू होता है। तो मैं भी आजकल है ना ज़्यादा लोड नहीं लेता कि यार पुरानी चीज़ों को पहले करेक्ट किया जाए, वो हमारी किसी काम की नहीं। जनरलिटी को लेकर बच्चों को गलतियां होती है, इस पॉइंट पर लेकर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को लेकर के। चलो, तो हमने क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक है, तो शुरू कीजिए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जो भी कंपनी है उसका नाम, फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। ये है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब यहां पर एक कॉलम रहेगा आपका पर्टिकुलर का, एक कॉलम पर्टिकुलर, एक बेसिस ऑफ अलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, लिख दें बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इधर दो कॉलम प्री इनकॉर्पोरेशन, इन शॉर्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इसमें एक कॉलम नोट नंबर का होता है, पर मैंने अभी नहीं बनाया नोट नंबर, ठीक है। अभी एक बेसिक एग्जांपल चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले इनकम साइड सबसे पहले आती है,
तो यहां लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जगह कम पड़ रही मुझे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? जो किसी की सर्जरी होती है ना, सर्जरी का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन। उससे जो रेवेन्यू आता है, ऑपरेशन से मतलब सर्जरी से जो रेवेन्यू मिला, 3 लाख आया, 4 लाख आया, वो यहां लिखते हैं। यही हुआ ना? जो हमारा बिजनेस से, उससे क्या रेवेन्यू है? इधर भी जवाब आ रहा है। अरे बच्चे ने बोल दिया सर नो, पलक बोल रही नो। जो पैसा मिला हमारे एक्टिविटी से, एक्टिविटी तो बेटा ऑपरेशन भी एक्टिविटी। ऑपरेशन का मतलब क्या? वो सर्जरी वाला ऑपरेशन या बिजनेस ऑपरेशन? बिजनेस ऑपरेशन ना। जो कंपनी की मेन एक्टिविटी है, जिसके लिए कंपनी स्टेब्लिश हुई है, उस एक्टिविटी से मिला हुआ रेवेन्यू, उस एक्टिविटी से हुई इनकम को लिया जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कंपनी की जो मेन एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है, उससे जो भी मिला तो जीपी उसी में आता है, क्योंकि सेल कंपनी की मेन एक्टिविटी है, तो ये जीपी इसमें आएगा। और बाद में इसके आता है अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू आता है जो हमारे क्वेश्चन में नहीं है। अदर रेवेन्यू यहाँ पर हमारे इसमें अदर रेवेन्यू है ही नहीं, ये टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर जीपी ₹6 लाख है। इस जीपी को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? सेल्स रेशो 9:37। ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गया, चलेगा। वो मैंने रेशियो मुझे पता नहीं था क्या आने वाला है, पर ठीक है ना, जो है वो है। हमारे 6 लाख की जीपी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 9:37 के सेल रेशियो में। 1,391, 4,82,609। यस बेटा, अनविक ने मुझे फटाफट आंसर दे दिया। उसके पहले कनिका मेहता ने भी मुझे आंसर निकाल के दे दिया था। ठीक है, ये बेटा, और अदर रेवेन्यू कुछ है ही नहीं। अदर रेवेन्यू नहीं है, बस जो भी है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। सेल से हुआ रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी को बिजनेस के अलावा दूसरी इनकम भी होती है, अदर दिन बिजनेस इनकम भी होती है, वो लिखी जाती है अदर रेवेन्यू में। वो है ही नहीं, इसको लिख दो टोटल ए। यही आ गया 117,391 और 482,609। यही हो गया टोटल रेवेन्यू, टोटल ए। बेटा रेवेन्यू दो तरह के होते हैं, एक बिजनेस से, एक अदर देन बिजनेस से। कंपनी की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब बिजनेस से हुआ रेवेन्यू, और बिजनेस से हटकर भी कंपनी को इनकम हो जाती है कभी कभी, कभी कभी नहीं कई बार, तो वो आता है अदर रेवेन्यू में। जैसे कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग, वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है और प्रोडक्शन करके बेचती है, उससे कुछ प्रॉफिट हुआ, उससे कुछ मिला, तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन मान लो कंपनी ने क्या किया, मेन एक्टिविटी उसकी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसकी मेन एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन कुछ मनी उसके पास फालतू फालतू पड़ी थी, उसने एफडी कर दी, एफडी पे ब्याज मिल गया। तो एफडी करना कंपनी की मेन एक्टिविटी नहीं था, वो तो उसने अपने आइडल फंड को यूज करने के लिए एफडी कर दी, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए, उससे इंटरेस्ट मिल गया। तो इंटरेस्ट कौन सी इनकम है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या अदर रेवेन्यू? वो अदर रेवेन्यू में आएगा, पर अभी हमारे एग्जांपल में कोई अदर रेवेन्यू नाम की चीज नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, वो हमने लिख दिया। अब नंबर 1 एक्सपेंसेस क्या दिया है? नंबर 1 एक्सपेंस दिया है सैलरी, तो सैलरी यहां ली जाए, सैलरी। उसके लिए यूज किया जाए टाइम रेशियो 1:3। 22,500 की सैलरी प्री में आएगी, यानी 3 मंथ की सैलरी प्री में आएगी, और 9 मंथ की सैलरी पोस्ट में आएगी 67। बेटा हमने यहां पर एक एजम्पशन लिया है, ऐसा करने में, और ऐसा करेंगे, और एग्जाम वो एजम्पशन आपको लिख कर आने की जरूरत भी नहीं है। इतना कॉमन, इतना इनहेरेंट एजम्पशन है ये, कि इसको लिखने की जरूरत भी नहीं ठीक मानी जाती कि इसको लिखा जाए एजम्पशन। लेकिन एजम्पशन क्या है? सर इसकी हेडिंग, सर इसकी हेडिंग क्या होगी, किसकी बेटा? सैलरी। अच्छा एक्सपेंसेस की, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक्सपेंसेस। यस एक्सपेंसेस, हेडिंग होगी एक्सपेंसेस। अच्छा बताइए, सैलरी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है टाइम रेशियो में, मतलब 3 मंथ की इधर और 9 मंथ की पोस्ट में, 3 मंथ की प्री में, तो एजम्पशन क्या छुपा हुआ है इसके पीछे? हाँ सैलरी फिक्स होती है, प्रोडक्शन होना हो, बिल्कुल सही है। देखिए सैलरी को, ठीक है, मैं जो पूछना चाहता हूँ शायद आप सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं एजम्पशन लिखा हुआ भी नहीं है। हमने एज्यूम किया है कि सैलरी पर मंथ सिमिलर है, पूरे साल भर सैलरी एक समान है।
बेटा मेरी बात सुनो, जैसे सुनो, इधर 3 महीने है ना, इधर कितने महीने हैं? 9 महीने। इधर 3 महीने, इधर 9 महीने, तो हमने क्या माना कि अ, हम बांट देंगे 1:3 में। तो हमारा एजम्पशन क्या है कि सैलरी पर मंथ सेम है। पर जरा सोचो, वैसे आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे भी जिसमें हम ये सब करेंगे, अभी तो हम बहुत इजी क्वेश्चन ले रहे हैं और आगे भी कोई बहुत टफ नहीं आएगा। लेकिन जैसे यदि वाकई सैलरी 10,000 पर मंथ है, तो 3 महीने की 30,000, इधर भी 10,000 पर मंथ, तो सैलरी कितनी हुई? 1,20,000। बताओ ये सैलरी किस में बढ़ी? 1:3 में। 1:3 में बढ़ी, तो एजम्पशन क्या है बताइए? यदि हम इस सैलरी को बांटते हैं 1:3 के टाइम रेशियो में, तो एजम्पशन क्या है बताओ? सैलरी इधर आई 30, इधर आई 90, तो एजम्पशन क्या है? पर मंथ सैलरी। अच्छा और चेक करो, हम क्यों जाए उधर, हम तो इधर ही देखें। हमने सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट किया है 22,500, 22,500। इधर हमने सैलरी ली है 22,500 और इधर ली है 67,500। बताओ ये सैलरी कितने मंथ की है? 22,500 सैलरी कितने मंथ की है? 3 मंथ की। यस, सिद्धार्थ ने बताया सैलरी पर मंथ लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा नहीं, उसने लिख दिया था कि सैलरी पर मंथ सेम है। यस, आपका जवाब सही था बेटा। इधर पर मंथ कितनी आ रही बताओ? 22,500 सैलरी है, कितने मंथ की? 3 मंथ की। पर मंथ 7,500। अच्छा इधर देखो, इधर भी कितनी आ रही है? तो इधर एजम्पशन क्या छुपा हुआ नजर आया कि सैलरी जो प्री में थी पर मंथ वही है पोस्ट में पर मंथ। क्या अंदर गया? समझ में आया पॉइंट कि ऊपर से गया? इजी था या टफ था ये? तो एजम्पशन ऐसा जिसको लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है वो ये है, यदि हमने एक्सपेंस को टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हमारा एजम्पशन क्या छिपा है उसके पीछे कि एक्सपेंसेस जो टाइम रेशियो में बांटे जा रहे हैं वो पर मंथ सिमिलर है, प्री और पोस्ट में वो पर मंथ सेम इनकर हुआ है। चलो हटाओ, ना समझ में आया हो तो लोड मत लेना, क्योंकि हमारे एग्जाम में इसका कोई यूज नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये तो मैं आपका नॉलेज लेवल बढ़ाने के लिए, आपका ग्रेस्पिंग बढ़ाने के लिए ऐसी बातें डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट एक्सपेंसेस क्या है? पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, सेल्स रेशो, ये सब 9:, ये सब फ्रैक्शन में आ जाएंगे मेरी गलती से। मतलब 5,817, 70, 24,130, ये हमने पैकिंग फॉरवर्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टर्नओवर रेशियो में। वेरी गुड, इधर भी बच्चे बिल्कुल बराबरी से कैलकुलेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन। इसको लिख दो डायरेक्ट पोस्ट, इसे लिख दो डायरेक्ट पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, क्योंकि डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है कंपनी बनने के बाद, तो उसकी सेल रिम्यूनरेशन भी दिया गया होगा कंपनी बनने के बाद। तो प्री में तो डायरेक्टर था ही नहीं, तो रिम्यूनरेशन कहाँ का? कितना है? 25,000 का रिम्यूनरेशन पूरा पोस्ट में आएगा। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग, पहले डेप्रिसिएशन है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन। बोलिए बेटा, कौन सा बेटा? डायरेक्टर रिम्यूनरेशन को डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कब हो सकता है? कंपनी बनने के बाद। कंपनी बनने के पहले डायरेक्टर हो ही नहीं सकता ना, उसके पहले प्रमोटर होता है। जब तक कंपनी नहीं बनेगी तब तक ना शेयर होल्डर होंगे, और ना शेयर होल्डर होंगे तो फिर डायरेक्टर अपॉइंट कौन करेगा? तो कंपनी बनी है उसके बाद शेयर होल्डर आए हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हुआ है, तो सैलरी भी कब स्टार्ट हुई होगी? कंपनी बनने के बाद, इसलिए वो सैलरी पूरी पूरी पोस्ट में आएगी। डेप्रिसिएशन को टाइम रेशियो में, टाइम रेशियो था 1:3, 12,000 एंड 36,000। यस, ठीक है बेटा, बढ़िया। फिर बेटा नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग, फिर से सेल्स रेशियो 4696, 19304, कनिका 19304। नेक्स्ट, बस। रेंट, टाइम रेशियो 1:3, टाइम रेशियो मतलब रेंट पर मंथ सेम रहा है, 45 और 135, 45 135।
गुड, अब इसका हम कर लेते टोटल। $90,100 नहीं, अभी तो मुझे टोटल करना है इसका, टोटल बी, एक्सपेंसेस का टोटल, टोटल बी, एक्सपेंसेस प्री का टोटल 494566, नहीं नहीं नहीं, 90066, ये टोटल है प्री पीरियड के एक्सपेंसेस का, ये टोटल है प्री पीरियड के एक्सपेंसेस का, यस आर्यन। और पोस्ट का 3,06,000, नहीं 306,934, 306,934, ये अमय का भी टोटल यही आ रहा है, श्रेया का भी यही आ रहा है क्या? अच्छा, अब ये ए में से बी घटा दो, नेट प्रॉफिट ए माइनस बी। बेटा ए मतलब इनकम, बी मतलब एक्सपेंसेस, ए मतलब इनकम का टोटल, बी मतलब एक्सपेंस का टोटल, ए में से बी घटा दिया तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 27,325। यस, वेरी गुड, ये नेट प्रॉफिट आ गया ए माइनस बी। हमने जीपी मतलब इनकम में से एक्सपेंसेस का टोटल घटा दिया तो नेट प्रॉफिट आ गया, और ये नेट प्रॉफिट जाएगा कैपिटल रिजर्व में। और ये जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। बोली बेटा। नहीं बेटा, अच्छा आपने बिजनेस कब खरीद लिया? बिफोर कंपनी बनने के पहले बिजनेस खरीद लिया। बिजनेस जो खरीदा वो चलता हुआ या बंद? रनिंग बिजनेस परचेस किया या क्लोज्ड? रनिंग, प्रोडक्शन चल रहा था, सेल चल रही थी, परचेस चल रही थी या नहीं चल रही थी? सेल भी चल रही थी, अब सेल भी चल रही है, सारी एक्टिविटी चल रही है, पूरा बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस चल रहा है तो विज्ञापन भी तो हो सकता है ना। विज्ञापन कोई ऐसा तो है नहीं कि कंपनी बनने के बाद ही विज्ञापन शुरू होता है। यदि प्री पीरियड है, कंपनी अभी नहीं बनी और सीजन आ गया, तो उनको पेपर में एड देना ही पड़ेगा ना भाई, इसकी सेल लगी है। यदि शॉप है, कोई सेल लगी है, और मान लो उनकी साड़ियों की दुकान है, बिजनेस साड़ियों का है, और उन्होंने चलती हुई दुकान खरीद ली और अभी सीजन है, तो उन्होंने टीवी में, पेपर में, जहां भी एड देना होगा कि भाई हमारी दुकान खुली है, सेल लगी है, वो तो डिपेंड करेगा। तो कंपनी बनने के बाद ही विज्ञापन शुरू होते, ऐसा तो है नहीं ना। लेकिन डायरेक्टर अपॉइंट होता है कंपनी बनने के बाद, डिवेंचर इश्यू होते हैं कंपनी बनने के बाद, लेकिन एडवर्टीजमेंट तो कंपनी बनने के पहले भी हो सकता है। यस बेटा। तो इस तरह से ये मैंने आपको एक सैंपल यानी एग्जाम्पल बताया है कि किस तरह से एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन करना होता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल सही है कि हम जो ये कर रहे हैं इससे बहुत अपर लेवल जाके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत इजीली मैनेजेबल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, बहुत इजीली। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम एक काम करते हैं, जैसे हमने कुछ एक्सपेंसेस को प्री में टाइम रेशियो में लिया, कुछ को सेल्स रेशियो में लिया, कुछ को ऐसा वैसा ये वो, अभी हमें और भी कई चीजें इसमें समझनी है। पर हम एक काम करें, रनिंग बिजनेस में डायरेक्टर भी तो पहले से ही अपॉइंट होता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या किसी कंपनी के पहले कभी अदर देन कंपनी पार्टनरशिप में या प्रोप्राइटरी में आपने कभी डायरेक्टर नाम की चीज सुनी है? वो कंपनी बनने के पहले डायरेक्टर कहाँ से होता है? तो ये बच्चा बोला कि सर बिजनेस चलाने के लिए डायरेक्टर, पहले बिजनेस कौन चला रहा था कंपनी बनने के पहले? प्रमोटर। हाँ, वही बाद में डायरेक्टर बन गया तो अलग बात है, पर पहले वो था प्रमोटर, तो पहले उसको मिलेगी सैलरी एज ए प्रमोटर और बाद में मिलेगी सैलरी एज ए डायरेक्टर, अलग अलग है ना। चलिए, अभी हमें अब एक हमें लिस्ट बना लेना चाहिए, एक लिस्ट बनाना चाहिए कि कौन सा एक्सपेंसेस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, आप ये लिस्ट रेडीमेड चाहेंगे या एक एक पॉइंट को डिस्कस करके? एक एक पॉइंट को डिस्कस करें, जल्दी तो नहीं है चैप्टर खत्म करने की। तो बेटा हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, मतलब मैं पहले आपसे पूछूंगा और उसके बाद मैं उसको लिखवाऊंगा। तो बस आप ये लिख लो। अच्छा देखो बेटा, मेरे पास तो ये पूरा प्रिंटेड पड़ा है, मेरे पास पूरा नोटेड प्रिंटेड पड़ा है। मैं चाहूँ तो मेरा और आपका टाइम और एनर्जी बचाने के लिए मैं आपको लिख कर दे दूँ, मैं आपको लिखा हुआ एज इट इज दे दूँ, तो फिर आप बोले पढ़ लेना, हम ठीक है देख लेंगे, मेरा लोड कम हो गया। लेकिन बेटा वो लोड मुझे कम नहीं करना, मुझे तो आपकी ग्रेस्पिंग बढ़ाना है, मुझे आपको ये चीज़ें परमानेंट आपको लॉजिक में कन्वर्ट करनी है। प्रमोटर सैलरी होगी तो प्रमोटर सैलरी भी तो कम मिलती है, प्रमोटर सैलरी होगी तो कहाँ आएगी? पूरी पूरी। प्रमोटर सैलरी यदि होगी तो पूरी पूरी, क्योंकि कंपनी बनने के बाद प्रमोटर नाम की चीज नहीं हो सकती, प्रमोटर तब तक रहेगा जब तक कंपनी बनेगी।
उसकी सैलरी है तो पूरी प्री में आएगी। मैंने आपको लिखाया भी था कि कुछ एक्सपेंसेस पूरे प्री में आते हैं। अब मैं वही लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। तो अब आप एक लिस्ट बनाएंगे, इस एक्सपेंसेस जो टाइम रेशियो में डिवाइड होंगे वो अलग, एक्सपेंसेस जो सेल्स रेशियो पर डिपेंडेंट है वो अलग, ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली सीधे सीधे पोस्ट में जाते हैं, सीधे पोस्ट में कंपनी बनने के बाद के, वो अलग, और ऐसे एक्सपेंस जो सीधे सीधे प्री में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्री में ही आते हैं, पोस्ट में नहीं आते, वो अलग। तो ऐसी एक लिस्ट बनाएंगे, और किसी में 10 आइटम, किसी में 4 आइटम, किसी में 2 आइटम। तो ऐसे आप लिखेंगे, हेडिंग डालने एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन टाइम, दैट इज टाइम रेशो। इसके लिए हम लगाते हैं टाइम रेशो। इसमें 10-12 एक्सपेंसेस में लिखवाऊंगा, जगह छोड़ दीजिए। पीएनएल अप्रोवेशन में क्यों गया प्रॉफिट? बेटा प्रॉफिट जो हमने कमाया वो कहाँ जाएगा? पीएनएल अप्रोवेशन में जाएगा, और वहीं से वो डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। पीएनएल अप्रोवेशन से ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस होता ही नहीं, वो तो असेट होती है। वंशियू, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस या असेट? वो तो असेट होती है, वो तो बैलेंस शीट में जाती है, वो तो पीएल में आती ही नहीं, तो ना वो प्री में आएगी ना पोस्ट में आएगी। हाँ, एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन टाइम, ये लिखें इसमें। फिर नीचे लिखें एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन सेल, एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन सेल्स, यानी सेल्स रेशो। इसके लिए हम अप्लाई करते हैं सेल्स रेशो। बेटा ये हम कंपनी की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की नहीं। भाभी बेटा हम ये बात कर रहे हैं कंपनी में, और कंपनी में एक मैंने कल बताया था आपको, पीएनएल और पीएनएल अप्रोवेशन। एक होता है पीएनएल फॉर द ईयर, और वहां से प्रॉफिट जाता है पीएनएल अप्रोवेशन में। ये एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन सेल। और अब लिखें एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू पोस्ट पीरियड ओनली। एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू पोस्ट पीरियड ओनली, वो खर्चे जो सिर्फ पोस्ट पीरियड में ही होते हैं। इसको हम किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली पोस्ट में लेते हैं, क्योंकि ये खर्चा प्री में होता ही नहीं। और एक होता है एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू प्री पीरियड ओनली, ये एक्सपेंसेस जो सिर्फ प्री पीरियड में होता है। अब बस जगह छोड़ दी, इसके बाद भी चीजें और हैं, इसके बाद भी कुछ बचा है, मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी 4 तो है, 4 के अलावा भी कुछ हैं। चलो हम इन 4 की बात करते हैं, पहले इन 4 को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। चलिए सर, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम दोनों की बनेगी। बेटा इनकम में तो, इनकम में भी बताऊंगा थोड़ी बहुत, अभी मेन एक्सपेंसेस की इनकम की बात बाद में करेंगे। चलो वन बाय वन डिस्कस करते, ठीक है। कुछ चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मैंने बताया वो लिख ही ले। जैसे हमने बात की है सबसे पहले डायरेक्टर सैलरी, ये हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया। तो वो डायरेक्टली कहाँ आएगा? एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू पोस्ट पीरियड ओनली, डायरेक्टर सैलरी, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन या सैलरी जो भी लिखे। फिर हमने कुछ बातें और डिस्कस कर ली थी, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर इश्यू कब होता है? कंपनी बनाए जाने के बाद। यस बेटा, उसके बाद ही डिवेंचर इश्यू होता है। अब जब डिवेंचर इश्यू ही हुआ है कंपनी बनने के बाद, यानी वो लोन कंपनी ने लिया ही है कंपनी बनने के बाद, तो उस पर इंटरेस्ट भी कंपनी बनने के बाद ही हो सकता है, तो ये भी पोस्ट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब मैं कुछ नए पॉइंट लेता हूं। शुरू करें, चलिए। सबसे पहले बैड डेट्स। बैड डेट्स, इसका कनेक्शन किससे होगा? बेटा डिविडेंड की बात गलत करें, डिविडेंड तो खर्चा ही नहीं है, जो पी ना आते ही नहीं है।
कुछ बच्चे पोस्ट में बोल रहे हैं बेड डेट्स को, क्या कंपनी बनने के बाद ही डूबतें होती हैं? बेटा कंपनी बनने के पहले भी तो बेड डेट्स हो सकती है। अच्छा, सेल दो तरह की होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में ही से ही होती है बेड डेट्स। अब क्या प्री पीरियड में क्रेडिट सेल नहीं हुई होगी और पोस्ट में भी हुई होगी, तो बेड डेट्स तो प्री में भी हो सकती है और पोस्ट में भी हो सकती है। तो कुछ ना कहा जाए तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जहां सेल्स ज्यादा वहां बेड डेट्स भी ज्यादा। तो बेड डेट्स का कनेक्शन कभी भी टाइम से कैसे हो सकता है? उसका कनेक्शन हमेशा सेल से रहेगा। तो इसलिए हम बेड डेट्स को कुछ ना कहा गया हो तो, हाँ यदि क्वेश्चन कह दे, साफ साफ कह दे कि ये अमाउंट तो कंपनी बनने के बाद ही डूबा है, ये पार्टी तो कंपनी बनने के बाद दिवालिया हुई है, कंपनी फाउंड इंसॉल्वेंट, कंपनी बिकेम या एनी कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनने के बाद कोई कस्टमर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है तब, फिर वो बेड डेट्स तो कंपनी बनने के बाद की है, तब तो वो बेड डेट्स पोस्ट में आएगी। यदि क्वेश्चन साफ साफ कह दे, यदि साफ कहा जाए कि ये रुपया तो प्री में ही डूब गया था तो प्री में ले लो बेड डेट्स, ये रुपया तो पोस्ट में डूबा तो पोस्ट में ले लो। पर कुछ नहीं कहा तो क्या मानेंगे कि सेल्स प्री में भी हुई पोस्ट में भी हुई, तो बेड डेट्स प्री में भी हुई होगी पोस्ट, मतलब हर महीने बेड डेट्स होती रही होगी, ये मानना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली बहुत सही नहीं है। प्रैक्टिकली इतना सही नहीं है कि हर महीने सेल हुई तो हर महीने बेड डेट्स हुई होगी, लेकिन इसके पास उसके अलावा आपके पास कोई तरीका भी तो नहीं है। क्या आप टाइम वाइज मंथ वाइज कर सकते हो बेड डेट्स को कि भाई हर महीने बेड डेट्स एक जैसी है? वो भी तो गलत है। तो बेटा हमें जो डेटा सामने है उसको ही यूज करना पड़ेगा। जब कुछ ना कहा गया हो तो हमें बेड डेट्स को किस रेशियो में बांट देना लॉजिकल है। सेल्स रेशियो से अच्छा लॉजिक कोई रेशियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मजबूरी में हमें बेड डेट्स को सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यदि बेड डेट्स के बारे में अदरवाइज कुछ नहीं कहा गया है तो हमें बेड डेट्स के लिए लिख देना चाहिए सेल्स रेशियो बेड डेट्स। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर सेल्स, ठीक है। अच्छा एक मिनट बेटा, एक मिनट, अभी एक बच्चे ने कुछ डाउट पूछा वो चला गया। हाँ बेटा, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर ये डिपेंड किस पे करेगा? देखिए क्रेडिट सेल में जब पेमेंट आता है, क्रेडिट सेल वाले कस्टमर से, क्रेडिट कस्टमर से जब पेमेंट आता है और पेमेंट जल्दी आता है तो उसको हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। तो जहां सेल ज्यादा तो वहां डिस्काउंट भी ज्यादा। डिस्काउंट का कनेक्शन कभी भी टाइम से तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें डिस्काउंट को भी सेल्स रेशियो में लेना चाहिए। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, बोलिए। वो बातें हम करेंगे बिल्कुल। बेड डेट्स रिकवर्ड का पॉइंट हमारे क्वेश्चंस में भी, दो क्वेश्चन में ही कवर हुआ है बेड डेट रिकवर्ड कि क्या होगा। पर जनरली बेड डेट रिकवर्ड के लिए दिया होता है कि बेड डेट्स कब रिकवर हुई, पर वो हम फिर जहां रिकवर हुई वहां ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। अ, एक हमारा सेल्समैन कमीशन, सिंपल सी बात है, कमीशन ऑन सेल। या सेल्स कमीशन हमेशा, ऐसे कमीशन वर्ड हमेशा, यदि सिर्फ कमीशन वर्ड भी हो ना तो कमीशन हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, और परफॉर्मेंस मतलब सेल परफॉर्मेंस, इसलिए कमीशन भी हो तो आप उसको आप सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, ऋतिक और यहाँ विपुल आर्यन, लेकिन कुछ बच्चे प्री भी बोल रहे हैं, बोथ वोथ से काम नहीं चलता है बेटा। ऑफिस, क्या ऑफिस कंपनी बनने के बाद ही खुलता है? मतलब कंपनी बनने के पहले ऑफिस नाम की चिड़िया नहीं थी क्या? कंपनी बनने के पहले ऑफिस जो था ही नहीं, तो क्या जो बिजनेस चल रहा था वो सड़क से चल रहा था या स्काई से? कहाँ से चल रहा था बिजनेस? बिजनेस चलाने के लिए ऑफिस तो होना जरूरी है कि नहीं? तो ऑफिस तो तब भी था जब
जब से बिजनेस खरीदा तब से ऑफिस था, और कंपनी बनने के बाद भी ऑफिस होगा। अच्छा, ऑफिस के बारे में इमेजिन करें। ऑफिस सोच कर ही आप जवाब दें कि ऑफिस में जो खर्चे होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, वो ऑफ सीजन सीजन में एक जैसे होते हैं, या सीजन में बढ़ जाते हैं और ऑफ सीजन में कम हो जाते हैं? बेटा, ये ऑफिस है, दुकान नहीं। ध्यान रखना, ऑफिस है ये। तो ऑफिस तो साल भर ही चलता है। ऑफ सीजन होगा तो भी ऑफिस खुलेगा, तो भी ऑफिस एक्सपेंस होंगे। तो ऑफिस एक्सपेंस का इन जनरल कनेक्शन कभी सेल से नहीं होता, इसलिए उसे, भाई, इधर प्री में 3 महीना है और पोस्ट में 9 मंथ, तो बताओ ऑफिस एक्सपेंसेस 9 मंथ में ज्यादा हुए होंगे नहीं हुए होंगे? ऑफिस 9 महीने खुला रहा, इधर 3 महीने खुला रहा, तो ऑफिस एक्सपेंसेस का कनेक्शन टाइम से ज्यादा होता है। पर एक बात है, ऑफिस एक्सपेंसेस के कई सारे नाम है। मैं सारे नाम आपको लिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब टाइम रेशो, ये तो तय है। लेकिन ऑफिस एक्सपेंस का नाम है एक जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी इसका एक नाम है। तो आप टाइम रेशियो में लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस या जनरल एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव या सन्ड्री एक्सपेंसेस भी होता है। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी होता है इसका नाम, या मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी होता है इसका नाम, या स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, या कभी कभी तो शॉप एक्सपेंसेस को भी वो इसी में कवर करते हैं, शॉप एक्सपेंसेस। तो ये मंथ वाइज होते हैं। बेटा, जो होते हैं ना छोटे मोटे खर्चे, उनका जिसका हेड नहीं होता उसके लिए क्या वर्ड होता है? शॉप एक्सपेंसेस। जैसे दुकान में पूजा होती है डेली, पूजा होती है, हार आता है, अगरबत्ती आती है, वो तो हर महीने होती है, सीजन हो या ऑफ सीजन। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमेशा एक जैसे होते हैं, तो इसके लिए कोई सीजन ऑफ सीजन नहीं होता। तो ये सारी चीजें एक जैसी है, इसलिए इनको टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस मतलब प्रतिष्ठान के व्यय। प्रतिष्ठान मतलब होता है ना, बोलते हैं हिंदी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका हिंदी वर्ड क्या है? व्यापारिक प्रतिष्ठान। तो वो है स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो ये आपको लग रहा होगा स्टेब्लिशमेंट मतलब ये तो कैपिटल एक्सपेंसेस हुआ। नो, प्रतिष्ठान के व्यय मतलब ये जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको रन करने के एक्सपेंसेस को कई बार वो क्या बोलते हैं? स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, इवन इवन शॉप एक्सपेंसेस को भी वो इसी कैटेगरी में कवर करते हैं। शॉप मतलब शॉप एक्सपेंसेस में हेडिंग शॉप एक्सपेंसेस है, पर है वो सन्ड्री एक्सपेंसेस का एक नाम, कि छोटे मोटे खर्चे जिसके लिए कोई स्पेशल हेड नहीं है उनको सबको इसमें डाल दो। हार हो गया, चाहे वो उनके टी एक्सपेंसेस हैं, या रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हैं, या कोई छोटे मोटे और खर्चे हैं, वो अ, गरीबों को बाहर जो भी आता है उनको डोनेशन देते हैं, तो क्या डाल देते हैं? वो सन्डे एक्सपेंसेस। उसका नाम क्या डाल देते हैं? कई बार अकाउंटेंट क्या नाम रख देता है? शॉप एक्सपेंसेस। तो ये सब क्या है? अ, हाँ, ठीक है। तो ये सब किस रेशो में? टाइम रेशो में। अब बताइए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी टाइम रेशो में। रीजन? बेटा, सीजन हो या ऑफ सीजन, ट्यूबलाइट फैन तो चलता ही है। ऑफ सीजन होगा तो क्या ट्यूबलाइट पंखे बंद हो जाएंगे? वो ऑफ सीजन में भी चलेंगे। तो जनरली जनरली इलेक्ट्रिसिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाइम रेशियो में। तो इलेक्ट्रिसिटी को भी कहाँ लिख लें? टाइम रेशियो में। एक मिनट बेटा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बट इट इज नॉट फिक्स्ड। हाँ बेटा, फिक्स तो नहीं है, लेकिन पंखा ट्यूबलाइट के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, हाँ बेटा, जो आप बात कर रहे हैं, इधर से बात आ रही है। आप कह रही हैं, आप क्या कह रहे हैं?
कंपनी यदि मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो हाँ ऊपर नीचे होगा। इधर भी वही वही क्वेश्चन आया ये प्रियांशु, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पावर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावर कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मशीन्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनों में लगता है वो होता है पावर, लेकिन ट्यूबलाइट एंड फैंस के लिए जो लगता है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी। इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी दो कनेक्शन होंगे, एक पावर एक इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये तो बेटा ऑफ सीजन है, तो भी पंखा ट्यूबलाइट एसी चलेगा ना। मान लो इनका मई और जून में ऑफ सीजन है, मई जून ऑफ सीजन है, पर वहां गर्मी होती है, एसी लगा हुआ है, तो एसी तो चलेगा बेटा, चाहे वो ऑफ सीजन है। तो ट्यूबलाइट पंखे भी चलेंगे चाहे सीजन हो चाहे ऑफ सीजन। तो हम ये मानते हैं भले वो वेरिएबल है कि हाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होने पर थोड़ा बिल बढ़ जाएगा, कम होने पर कम होगा, पर हम क्या माने, जब तक कुछ नहीं कहा गया कि किस महीने इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा किस महीने इलेक्ट्रिसिटी कम, ये दिया हुआ नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हर महीने सेम है। समझ में आया? तो इसलिए हम उसको क्या लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को इन टाइम रेशियो। हाँ पावर, पावर पावर की बात अलग हो जाएगी। मैं पावर की बात करूंगा लेकिन कल करूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं पड़ा कि टाइम हमारा हो चुका है 10:35। पावर की बात मैं करूंगा लेकिन कल। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी तो आपको कुछ होमवर्क भी नहीं मिल पा रहा है। ये जर्नल एंट्री का हमारी एक बुकलेट थी, वो बुकलेट इनको डिस्ट्रीब्यूट करवा दो ना, तो इनको एक काम मिल जाएगा। नोट सेक्शन में कौन बैठाएगा बेटा? आप क्या करें, क्लास का बीच में ब्रेक हो तब भी जा सकते हैं कि नहीं? क्लास फ्री होगी तब तो एक साथ बच्चे आएंगे, और अभी कोविड के वक्त तुम इतने बच्चों की भीड़ कैसे इकट्ठी कर सकते हो यार? तो बेहतर होगा कि अपन इनको भीड़ इकट्ठा ना करें और क्लास में इनको वो डिस्ट्रीब्यूट करवा दें। हाँ किसी भी लेक्चर के बीच में बिठा तो क्यों बेवजह अपन इनको वहाँ पर इकट्ठा करें, और कोविड में हम इनको, और वैसे भी हमारे प्यारे बच्चे तो कोविड को पता ही नहीं कोविड है या नहीं है, सब बहुत पास पास बैठते हैं, बगैर मास्क के बैठते हैं सब जवान। मेरे को तो मास्क मतलब मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे माइक पर बोलना होता है, और मेरे क्या है, मेरी शूटिंग भी खराब हो जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। तो बेटा आपको एक जर्नल एंट्री का एक बुकलेट बटेगा, तो आप उसकी जर्नल एंट्रीज सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और बेटा आप, अच्छा इन लोग को तो पीडीएफ पहुंचाएगा क्या? इनको पीडीएफ मिल जाएगी ना बेटा? आप लोगों को क्या मिल जाएगी? आप लोग को बेटा जो ऑनलाइन है उनको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसको देख करके उसमें मैंने मेरी मन से बनाई हुई एंट्री लिखी है। मतलब ये किताबों में एंट्री नहीं मिलेगी, उसमें कुछ इजी भी है और कुछ मेरी मन से बनाई हुई है। जनरल एंट्री यदि आपकी स्ट्रांग है, जनरल एंट्रीज, तो आपका अकाउंट भी स्ट्रांग होगा। तो आपको जनरल एंट्री की बुकलेट को सॉल्व करना है। आप लोकल जो है वो मुझे एंट्री को सॉल्व करके सबमिट कर दें, मैं आपकी एंट्री चेक करवा लूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। ऑनलाइन बाय बाय बेटा।